आपने बहुत बार ही महसूस किया होगा, अपने आसपास देखा होगा कि दो तीन दोस्तों ने मिलकर कंपनी शुरू करनी चाहिए। बट जब तक कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए पहुंच पाते, उनके बीच कुछ कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। और चलो ये भी ठीक है कि कंपनी नहीं बन पाई। कई बार कंपनी बनने के बाद 3 महीने बाद क्लोजर की नौबत आ जाती है। और फिर से एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि एक सवाल उठता है कि अब ये कंपनी को बंद कैसे किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, जिसमें कि कुछ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट जो कि रिटन फॉर्म में लिख के साइन करके कहीं रखा जा सके, जो सब लोग याद रखें और वो किसी तरीके का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में पार्टनर्स को और को फाउंडर्स को मदद करे। तो अगेन डेडिकेटेड स्टार्टअप और एसएमई के लिए ही है। मैं यहाँ कुछ एग्रीमेंट्स की बात करने वाला हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं स्टार्टअप एरिना और इकोसिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले कॉर्नोलॉजिकली चलते हैं कि सबसे पहले जब सो के उठे और याद आया कि बिजनेस करना है और अपने दोस्त के यहाँ जाते हो और प्लानिंग करते हो रास्ते में, जब आप किसी प्रोफेशनल के ऑफिस में जा रहे हो कंपनी बनवाने के लिए, तो आपको सबसे पहला सवाल जो प्रोफेशनल से करना चाहिए या आपको पहले करके रखना चाहिए, आपको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। उसको बोलते हैं हम प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में बेसिकली आप डिफाइन करते हो कि कौन से पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी, क्या राइट्स होंगे, कौन कितना पैसा लेके आएगा, किसका मार्केटिंग का काम, किसका फाइनेंस का काम, एंड कंपनी को कैसे चलानी है इन दो तीन चार जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में। और वर्क एंड डेजिग्नेशन पावर्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं। सो दिस इज प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। अब कंपनी एकदम बनने वाली है या बन चुकी है, तो आप एक और एग्रीमेंट साइन कर सकते हो जो कि फाइनली फाउंडर्स और प्रोमोटर्स के बीच साइन होता है। फाउंडर एग्रीमेंट बोलते हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन और फाउंडर एग्रीमेंट कई बार इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, बट बेटर होगा कि विद पैसेज ऑफ टाइम 1 महीना पहले और 2 महीने बाद की सिचुएशन में अंतर हो सकता है, तो आप प्री इनकॉर्पोरेशन के बाद एक फाउंडर एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। सो इनकॉर्पोरेशन के लेट से 1 महीने बाद। नाउ अब आपने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ प्रोटोटाइप डेवलप किया जाए, कुछ टेक बनाया जाए, या आपने किसी वेंडर को हायर किया, अपना बिजनेस आइडिया बताना शुरू किया। सबसे पहला जो सवाल उठता है कि हमारा आइडिया कोई चोरी ना कर ले या अनड्यूली कोई यूज ना करे हमारी सिचुएशन को। उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, अगेन वाइडली यूज्ड है, विच इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, विच इज एनडीए। एनडीए वैसे तो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है, और जनरली आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करने जाएंगे तो क्लाइंट आपको एक एनडीए पकड़ा देगा कि ये साइन करके दो। दैट इज अ वन साइडेड एग्रीमेंट, यू नो। तो उसमें बेसिकली आप हमेशा ही रिसीविंग पार्टी होते हो और आपका क्लाइंट डिस्क्लोजिंग पार्टी होता है, इसलिए मैं इसको वन साइडेड बोल रहा हूँ। जनरली एनडीए डबल साइडेड होना चाहिए, दैट एनीबडी कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद एनीबडी। सो जो भी पार्टी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है वो डिस्क्लोजिंग पार्टी हो, और जो रिसीव कर रही हो रिसीविंग पार्टी हो। तो मैं इसको बैलेंस एनडीए बोलूँगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बैलेंस एनडीए ही साइन करो रादर देन ए सिंगल साइडेड एनडीए, जो कि कई बार आपकी बिजनेस कंपल्सन होगी। आपको आपका एक बड़ा क्लाइंट होगा, वो बोलेगा कि नहीं यही साइन करना पड़ेगा, तो दैट्स फाइन। बहुत यदि दिमाग में कुछ गलत परसेप्शन या कुछ गलत इरादा नहीं है तो एक स्टैंडर्ड एनडीए साइन किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू आवर फोर्थ डॉक्यूमेंट, फंडिंग के केस में जो यूज हो जाता है जनरली, पहला डॉक्यूमेंट टर्म शीट कहा जाता है। टर्म शीट बेसिकली इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच साइन किया गया एक बहुत शॉर्ट सा डॉक्यूमेंट है, जिसके के अंदर प्रिंसिपल एग्रीमेंट की बात होती है कि कितने पैसे देने की, कितने इंटरप्राइज वैल्यू की, ड्यू डिलीजेंस कैसी होगी, इक्विटी एग्रीमेंट में मेन क्लॉजेज क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करा जाएगा। इन सारी चीज़ों की बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होती है, चर्चा होती है। एंड इस टर्म शीट के बेसिस पे बेसिकली आपकी शॉपिंग बंद होती है कि आप किसी और इन्वेस्टर के पास नहीं जा पाओगे वंस द टर्म शीट इज साइंड विद वन इन्वेस्टर।
तो टर्म शीट इज लाइक एंगेजमेंट सेरेमनी, तो उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है अभी। तो टर्म शीट के बाद जो मेन डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, वो साइन हो सकता है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एंड शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। शेयर सब्सक्रिप्शन तब साइन होता है जब कंपनी के अंदर और ज़्यादा शेयर अलॉट हो रहे हैं, और शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तब होती है जब आप दो से ज़्यादा शेयर होल्डर्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करना चाह रहे हो, राइट। नाउ एक और एग्रीमेंट होता है, वो भी आप जानो, जो कि अगेन इंटरचेंजेबली यूज होता है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के साथ, विच इज कॉल्ड शेयर परचेज एग्रीमेंट, SPA। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि किसी कंपनी में आती है, उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो उस कंपनी से शेयर अलॉटमेंट करा जाएगा, फ्रेश अलॉटमेंट बोलेंगे उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट पे, या जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र करेंगे। यदि प्रेजेंट शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन होगा, और यदि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वहाँ पे शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट साइन होगा, और शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट दोनों ही केस में साइन होगा, बिकॉज इट डिफाइंस इंटर एलिया द रिलेशनशिप ऑफ द शेयर होल्डर एंड किसके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं, एग्जिट कैसी होगी, कौन क्या काम कर सकता है नहीं कर सकता है, शेयर होल्डिंग टर्मिनेशन कैसे होगी, डायरेक्टर सीट क्या होगी, किसको बोर्ड में कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है। तो नंबर 1 स्टार्टिंग विद प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, नंबर 2 फाउंडर एग्रीमेंट, नंबर 3 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, नंबर 4 टर्म शीट, नंबर 5 SSA शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, नंबर 6 SPA शेयर परचेज एग्रीमेंट, एंड लास्ट शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एंड दीज आर द बेसिक एग्रीमेंट। एक स्टार्टअप या स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूर जानना चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। यदि कोई स्पेसिफिक सवाल हो किसी एग्रीमेंट पे, तो ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट मी बैक और write me an email. I'll be glad to answer that. In the meantime, keep watching my video. Thank you so much for watching this video, and see you in next video.